गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल चाल आप सभी का? वेलकम वंस अगेन। बिल्कुल, रिजल्ट भी आ चुका है ना। एस्टेट रिजल्ट इज ऑल्सो आउट। सो भरमार ऑफ द सिलेक्शन। सो वेरी सून बीपीएससी 4.0 रिजल्ट, बीपीएससी 3.0 रिजल्ट विल ऑल्सो बी अनाउंस्ड, है ना। तो काफी सारे कैंडिडेट्स को वेट है, वो भी अनाउंस होना ही वाला है। चलो भाई, तैयारी बूस्ट रखो, है ना। दिस इज द राइट टाइम जिसमें आप बढ़िया से रिवीजन करें जो भी पढ़ा दिया है, और साथ ही साथ रिवीजन के साथ साथ जो भी नए टॉपिक्स हैं, है ना, उनको भी कवर करें। चलो, तो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे बूलियन अलजेब्रा में? बताइए एक बार, कहां तक डिस्कशन हो चुका था? मंतोष कुमार यादव, कोई बात नहीं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्स वेटिंग फॉर यू, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। यस, तो हम लोग ने बूलियन अलजेब्रा पे जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब सीख लिए थे। बूलियन अलजेब्रा पे के मैप पर बात हो चुकी थी, इनकोडर डीकोडर पे बात हो चुकी थी, हाफ एडर और फुल एडर पर भी बात हो चुकी थी। ठीक, तो अब यहां पर हम लोग को क्या डिस्कशन करना है? वो क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए, वो क्वेश्चंस जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए, है ना, अब उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने टॉपिक वाइज तो उन क्वेश्चन को देखा ही था जो प्रीवियस ईयर में आए थे, जो अलग अलग एग्जाम में आए थे। जब के मैप मैंने आपको करवाया तो के मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करवाए। अब थोड़े से मिक्स क्वेश्चन भी हो जाए, है ना, ताकि जो आपने पढ़ा है वो एक बार आप जज कर पाए और इस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बताइए, डोंट केयर कंडीशन भी डिस्कस हो गया था, है ना। मंतोष कुमार यादव एक्सपेक्टेड टू बी इन February next. In Boolean algebra, the OR operation is performed by which properties? बताइए, बूलियन बीजगणित में OR ऑपरेशन किस गुण द्वारा किया जाता है? एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? क्या होगा? बिल्कुल सही। बूलियन अलजेब्रा में एंड ऑपरेशन और ऑर ऑपरेशन क्या हर एक लॉस पे एप्लीकेबल है, चाहे वो एसोसिएटिव हो, कॉम्यूटेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, सभी पर? तो आंसर है यस। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, है ना। आप देख सकते हैं, चाहे एंड ऑपरेशन हो या और ऑपरेशन हो, ये दोनों ही ऑपरेशन आइडेंटिटी लॉ, नल लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ, इनवर्स लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एब्जॉर्प्शन और डी मॉर्गन्स लॉ, इन सभी पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय। अवशोषण नियम की अभिव्यक्ति किसके द्वारा की गई? बताइए, इनमें से एब्जॉर्प्शन लॉ कौन सा है? ए प्लस ए बी बराबर ए प्लस ए बी बराबर बी, ए बी प्लस ए बार बराबर ए के, या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ए प्लस ए बी बराबर ए है, इसमें बी क्या हो गया है? एब्जॉर्ब। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन का नियम क्या कहता है? एक्स डॉट एक्स प्लस वाई बराबर किसके होगा? एक्स के, और एक्स प्लस एक्स डॉट वाई बराबर किसके होगा? एक्स के, है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एब्जॉर्प्शन का नियम, जो एवोपरेट हो जाता है, जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। वेरी गुड कास्मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। तो आप कमर कस लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, है ना। दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ ए प्लस 1 बराबर, बताओ सुबोध। फरहान आलम, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। गुड वन, गुड वन। मेहनत है आप लोग की, है ना। मैं पहले ही कह रहा था कि देखिए, टैलेंट की कमी किसी में नहीं है।
जिनका नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, है ना, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन हो क्या जाता है ना, एग्जामिनेशन में कई लोग घबरा जाते हैं। अभिनंदन, वेरी गुड, है ना। तो बस ये क्या होता है, 1-2 नंबर से जो सिलेक्ट नहीं हो पाते या 2-3 नंबर से रह जाते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है, आप आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, है ना। और वही यहां भी आप देखते हैं कई बार कि सर क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आपने पूछा तो आंसर हो गया, लेकिन कई बार एग्जाम में देखते हैं तो आंसर नहीं हो पाता, है ना। तो फर्क है, एग्जामिनेशन हॉल में और घर में बैठकर आंसर देने में फर्क होता है। हम टॉपिक्स के बाद में आपको करवा रहे हैं तो आपको रिवीजन भी हो रहा है, तुरंत का तुरंत आपने बता दिया। एग्जामिनेशन हॉल में मिक्स करके मिलते हैं ना, ये भी एक रीजन होता है। किशोर कुणाल, है ना, 2 मार्क्स से रह गए, होता है बेटा, है ना, कोई बात नहीं। प्रेम क्वालिफाइड, वेरी गुड। अमरीश सिंह 88.64 मार्क्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साधना, वेरी गुड, है ना। तो देखिए ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है। 100, 105 जितेंद्र कुमार बताया था आपने, है ना, 105 मार्क्स। अब हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया पढ़ाने में, है ना, हम तो सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, आप सब पढ़ते हैं। तो टीचर का तो एक योगदान होता है, मेहनत तो आप ही की होती है ना। आप कितनी मेहनत कर लेते हैं, 90.55 आरआर, है ना, वेरी गुड। तो ये सब आपकी मेहनत ही तो है। 82 मार्क्स फिरदौस सिद्दीकी, है ना, टैलेंटेड आप लोग हैं, बस एक सही डायरेक्शन आपको चाहिए होती है। 97 अनामिका श्री, 83 विवेक जायसवाल, पवन, वेरी गुड, है ना। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि जो हम लेवल पढ़ा रहे हैं वो मोर देन एनफ है, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जितने भी टर्म्स, अगर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो पेपर आएगा कहां से, क्या मेरा पढ़ाया हुआ आएगा, नहीं आएगा तो बुक से ही। लेकिन जब हम सभी पढ़ा देंगे, है ना, लेकिन डिटेल में काफी प्रैक्टिस के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा कि ये तो सर ने पढ़ाया हुआ है, इसका आंसर ये होगा। मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा, बोथ ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा, इतना टफ नहीं होगा लगाना, अगर कॉन्सेप्ट वाइज आपने पढ़ रखा होगा तो। यस, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कर लेंगे, फर्स्ट टाइम में ही कर लेंगे। बल्कि मैं तो यही कहता हूं कि फर्स्ट टाइम में ही आपको एग्जाम क्लियर करने चाहिए। होता क्या ना, फर्स्ट टाइम अगर क्लियर कर लोगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, सेकंड या थर्ड टाइम पे इंसान के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है ना, क्योंकि आपके सामने एक एक्सपीरियंस हो चुका होता है फेलियर का, कि हम फेल हो चुके हैं, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। लेकिन जो फेलियर होते हैं उनके साथ में भी एक प्लस पॉइंट है, एक्सपीरियंस, है ना, उन्हें एक्सपीरियंस होता है, उन्हें ये पता होता है कि हम गलती कहां कर रहे थे और उस गलती को नहीं करना है। तो दोनों के अपने अपने मेरिट हैं और अपने अपने डिमेरिट्स हैं। बस हर चीज का एक ही उपाय है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे, है ना, उतना ही सक्सेसफुल होंगे। बस इस चीज को गांठ बांध ले कि पढ़ाई का कोई अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। चलो, तो बुलियन लॉ के अकॉर्डिंग a+1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है या नहीं। हम लोग जानते हैं नल लॉ का जो नियम है वो क्या है, a+1 1 के बराबर होता है और a.0 0 के बराबर होता है। तो क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू दी बुलियन लॉ a+1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक। और अगर यहां पर a.0 लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक। चलो नेक्स्ट, द इन्वोल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, बताओ इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट भी कई बार इसको हम लोग बोलते हैं, इन्वर्टर भी कई बार बोलते हैं। तो a इज इक्विवेलेंट टू इन्वोल्यूशन ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, a। क्यों, क्योंकि a बार यानी a का कॉम्प्लीमेंट a बार हो गया और उसका भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a। तो द इन्वोल्यूशन ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, a। समझ में आ गया, यस या नो, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लेना कि सर ये समझ में नहीं आया। तो इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ए बार का बार यानी डबल बार, और डबल बार मिलके क्या बनता है, माइनस माइनस माइनस, है ना, बताया था मैंने, माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस, प्लस ही तो हुआ। तो बार प्लस बार इज इक्वल टू कैंसिल, यानी ए इज द आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, इन्वर्जन लॉ या इन्वोल्यूशन लॉ एक ही बात है। तो दिस लॉ यूजेस नॉट ऑपरेशन
ए डबल बार बराबर ए के होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन या दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन लॉ। नेक्स्ट, ए प्लस बी बराबर किसके होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। कह रहा है ए प्लस बी ये किसके बराबर हो सकता है? ए बी के, वन प्लस ए बी के, ए के या बी के? कैसे करेंगे? अब यहां पर आपको ब्रैकेट पहले ओपन करना होगा, है ना। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा देखिएगा, ए प्लस ए बी। क्या ब्रैकेट ओपन करने पर यही मिलेगा? जी हां। हम लोग जानते हैं कि ए और ए ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए को। और ये कौन सा नियम है? आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर ए डॉट ए आइडेम्पोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग ए है तो क्या डबल ए की जगह पर ए लिख सकते हैं? जी हां, लिख दीजिए ए प्लस ए बी। अब क्या यहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? हां सर, ए यहां से कॉमन लिया जा सकता है। अगर ए कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? वन प्लस बी। और वन प्लस बी किसके बराबर होता है? तो आपने कहा सर वन प्लस बी वन के बराबर होता है नल लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ए मल्टीप्लाई बाय वन क्या आ गया? ए। तो आंसर क्या आ गया? ए। एक बार फिर से देखो, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, है ना। बिल्कुल भी टफ नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो। सबसे पहले आपको क्या करना था कि ब्रैकेट को ओपन करना था, जो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। कोई दिक्कत? कोई नहीं। सर ए डॉट ए और ए डॉट बी में क्या कोई रूल अप्लाई हो सकता है? हां। ए डॉट ए का मतलब होता है ए, ये आइडेम्पोटेंट लॉ बोलता है। तो आपने ए डॉट ए की जगह पर क्या रख दिया? ए रख दिया। फिर क्या है? प्लस ए बी। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? ए कॉमन लेना होगा। ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? वन प्लस बी। और वन प्लस बी किसके बराबर होता है? वन के अकॉर्डिंग, नल लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहां पर अगर वन प्लस बी की जगह पर वन रखेंगे तो ए डॉट वन क्या आ जाएगा? ए। इसका मतलब क्या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रूल्स याद होने जरूरी हैं? क्या जो हमने 10 नियम आपको बताए थे क्या वो रूल्स याद हैं? नहीं। तो डेली बेसिस पर याद करने के लिए मैंने कहा था, है ना। डेली एक नियम तो याद हो सकता है, करो ना। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 जब तक 10 15 दिन लगातार रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो जरूरी है कि आप डेली बेसिस पर ये रिवीजन बना के रखें। चलो, डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेट्स दैट, बताओ। वेरी गुड रवि कुमार, क्लियर हो गया है आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ओके, वेरी गुड। बेटा आपका पढ़ने का तरीका भी तो अलग है ना। क्रेडिट अपना भी तो लिया करो। टीचर को क्रेडिट देते हो अच्छी बात है ना। लेकिन जो फेलियर होते हैं क्या वो ये बोलते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया मैं फेल हो गया, है ना। तो उसकी बुराई भी तो हम लें, है ना। तो यानी ये बैलेंस्ड, ये दोनों आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर का बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं होता, हमारा तो काम ही है पढ़ाना। लेकिन अगर कोई फेल हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारे सिर में है ना। तो ये सब आपकी मेहनत है कि आपने इतनी मेहनत करी कि आप पास हो गए, है ना। इतनी प्रॉब्लम्स के होते हुए एक मिडिल क्लास फैमिली में, है ना, आप जन्मे, फिर उसके बाद इतनी स्ट्रगल्स आपने फेस करी। मामूली है क्या पढ़ना, है ना। ये कोई मामूली बात नहीं होती। ये आपका जज्बा ही है जो आपको दूसरों से अलग करता है ना। और यही जज्बे को बना के रखना भी है टिल फाइनल सिलेक्शन, है ना। तब तो मजा आएगा। सर ये लीजिए मिठाई, अब हो गया है सिलेक्शन, है ना। अब आगे पढ़ाने के लिए फिर से पढ़ेंगे। तो पढ़ना तो लाइफ टाइम है। यस, चल। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम इसमें से कौन सी है? बिल्कुल साफ नजर आ रही है, ए बी बार बराबर ए बार प्लस बी बार के। यानी यहां पर डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारी कितनी होती हैं सर? दो होती हैं। ए बी बार बराबर ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी बार बराबर ए बार बी बार। यानी नैंड गेट बराबर होता है नॉर गेट के, और नॉर गेट बराबर होता है नैंड गेट के। या ये भी बोल सकते हैं कि नैंड गेट बराबर होता है बबल्ड और के, है ना। और नॉर गेट बराबर होता है बबल्ड एंड के।
पढ़ाया था आप लोग को अच्छे से। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम कितनी होती हैं? 2, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस सी डी बार इज, बताओ। देखो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आसान लग रहा होगा अगर पढ़ा होगा तो। क्या कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो बस यहां पर उल्टा ही तो करना है, और इसका उल्टा आपको क्या दिख रहा है? ए बार की जगह पर ए दिख रहा है, डॉट की जगह पर प्लस दिख रहा है, बी की जगह पर बी बार आ गया, फिर प्लस लगा यानी मल्टीप्लाई होगा, सी की जगह पर सी बार, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस, और डी बार की जगह पर डी, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। बोलो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? नेक्स्ट, अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट है तो यहां पर रूल लगाना जरूरी नहीं, हमने तो यहां बिना रूल के कर लिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था? ए बार। मैंने कहा बार का उल्टा क्या होगा? ए आ गया। डॉट है ना, ए बार के बाद क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की जगह पर क्या हो गया? प्लस। बी की जगह पर क्या हो गया? बी बार। अब प्लस की जगह पर क्या हो गया? मल्टीप्लाई। और सी डी बार की जगह पर इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी की जगह पर सी बार, और डॉट की जगह पर प्लस, और डी बार की जगह पर डी। लेकिन क्या यहां पर डी मॉर्गन्स थ्योरम भी अप्लाई हो सकती है? हाँ, है ना। इसका एक तरीका और भी है, आप यहां पर डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ए बार बी प्लस सी डी बार का होल बार, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? होल बार। तो अगर आप इसका होल बार निकालेंगे तो क्या आएगा? यही तो आएगा, ए बार बी, ए बार बी का बार और सी डी बार का बार। बोलो हाँ या ना। अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम यहां पर आप अप्लाई करेंगे तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है कि ए बार बी का होल बार हो गया, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई हो गया, और सी डी बार का होल बार हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ए डबल बार प्लस बी बार सी बार प्लस डी डबल बार, है ना, ये मिल जाएगा। अब यहां पर इन्वर्जन लॉ अप्लाई कर दीजिए। इन्वर्जन लॉ के अकॉर्डिंग जब आप ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए डबल बार किस क्या होता है? ए होता है, प्लस बी बार सी बार प्लस डी डबल बार क्या होता है? डी होता है। तो ये आ गया। हमने कहा क्या जरूरत है ना, इसमें दो लॉ लगाने की क्या कोई नीड है? नहीं। समझाने के लिए आपको हमने समझा दिया कि ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, तो डायरेक्ट इसका उल्टा कर दो ना, आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गए? क्या दोनों तरीके समझ में आए कि हाँ ऐसे भी किया जा सकता है कॉम्प्लीमेंट में, और कॉम्प्लीमेंट में डी मॉर्गन्स लॉ प्लस इन्वर्जन लॉ का यूज भी किया जा सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। ये तो आपको पता है कि इन्वर्जन लॉ क्या होता है, ए डबल बार बराबर ए के होता है, और डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है वो भी हमने यहां पर लिख दी, ताकि जिस समय आप रिवाइज करें, है ना, बार बार आपकी चीजों का रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट, द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड। बहुत आसान, बताओ। कह रहा है लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट, है ना, इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड एसओपी। क्योंकि बात किसकी हो रही है? प्रोडक्ट टर्म्स की। प्रोडक्ट का मतलब हमने बताया था आपको कि सम ऑफ प्रोडक्ट की ही बात हो रही है। क्या सम ऑफ प्रोडक्ट में पहले प्रोडक्ट होता है फिर बीच में सम होता है? हाँ, है ना। तो मींस द करेक्ट आंसर इज व्हाट? एसओपी। द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट्स। लॉजिकल सम यानी बीच में क्या सम है? हाँ, किसका? प्रोडक्ट्स का। तो यानी बिल्कुल सही आंसर है एसओपी। वेरी गुड। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन y बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी शोज द डैश ऑपरेशन। बताओ बढ़िया से। कितना प्यारा टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा, है ना, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट डरते हैं, लेकिन मेरा तो ये फेवरेट है ना। उम्मीद करते हैं कि आपका भी फेवरेट हो गया होगा ये टॉपिक। यस, तो टीचर का फेवरेट आपका फेवरेट होना चाहिए, है ना, तभी तो मजा आएगा। अब ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है मुझे बताइए? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पहले मल्टीप्लाई है ना, ए डॉट बी है यानी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कहां आ जाएगा? पहले। यस या नो?
सर आप जितना भी कंफ्यूज कर ले, हम कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं, यानी द आंसर इज एसओपी। यही तो खास बात है, टीचर का काम है कंफ्यूज करना, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, बच के निकल लें, तभी तो ऑल ऑफ दीज, मोर देन वन ऑफ दी अबव, है ना, ऐसे क्वेश्चन से आप बच पाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज एसओपी। और कितनी प्रैक्टिस करी है इसकी? बहुत प्रैक्टिस करी है सर। एसओपी प्रोडक्ट पहले आएगा, क्योंकि सर ए डॉट पी क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, गलती के कोई चांसेस ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, अगर इस टर्म को मैं बदल दूं, अगर ए प्लस बी कर दूं, डॉट बी प्लस सी कर दूं, डॉट ए प्लस सी कर दूं, तो ये क्या पीओएस हो जाएगा? जी हां। और एसओपी और पीओएस को बोलते क्या है, ये कौन बताएगा? एसओपी प्लस पीओएस इज कॉल्ड व्हाट? एक सही आंसर आया है कुमारी। किसने दिया ये सही आंसर? समृद्धि, है ना। बाकी पता नहीं तुम लोग क्या क्या बोलते रहते हो। एसओपी और पीओएस क्या है? मिन टर्म और मैक्स टर्म तो हैं, लेकिन ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स के ही पार्ट हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड अ कैनोनिकल टर्म्स। ये दो तरीके के होते हैं, या तो एसओपी या तो पीओएस। वेरी गुड, भावनाएं समझा करो। देखो आ भी गया, याद कर रहे थे इसको शिद्दत से। द एक्सप्रेशन y बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। सर पहले प्लस है, प्लस का मतलब सम, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। बहुत बढ़िया, ठीक। क्या ऊपर वाला भी प्रोडक्ट ऑफ सम है और ये वाला भी प्रोडक्ट ऑफ सम है? जी हाँ, है ना। चाहे वैसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, उससे कोई मतलब ही नहीं है। एक्सप्रेशन मेन मुद्दा है। आगे बढ़ जाओ बेटा। A product term containing all k variables of the function is either complement or uncomplement form is called what? क्या कह रहा है? कह रहा है a product term containing all k variables of the function in either complemented or uncomplemented form। कह रहा है वो कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं भी हो सकता, लेकिन वो क्या होगा? प्रोडक्ट टर्म होगा। प्रोडक्ट टर्म का मतलब क्या होता है? एसओपी। और एसओपी का मतलब क्या होता है? मिन टर्म। यानी ए डॉट बी डॉट सी अगर लिखें तो क्या ये एसओपी है? हाँ या ना बता दो। और एसओपी के केस में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी है? 0 की है या 1 की है? ये भी बता दो। यहां पर मैक्सिमम किस चीज की पॉसिबिलिटी है? सर अगर कहीं पर भी 0 है तो 0 होगा, है ना, क्योंकि ए डॉट बी डॉट सी है या नहीं। लेकिन एसओपी यानी मिन टर्म को क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। क्यों 1 बोलते हैं? रीजन क्या है ये भी बताओ। सर आपने बताया था कि एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट है ए डॉट बी डॉट सी, ये प्रोडक्ट ही है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने याद रखने के लिए आपको यह भी बताया था कि जब भी हम एसओपी की बात कर रहे होंगे तो हम मिन टर्म की बात कर रहे होंगे। और मिन टर्म को कैसे याद रखते हैं? इसका सिंबल क्या है यह भी तो बताओ। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मिन टर्म? सिग्मा। और मिन टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया है और मिन टर्म निकालना है तो हम एसओपी अप्लाई करते हैं। और एसओपी अप्लाई करने के लिए बार और बिना बार की वैल्यूज को लिखते हैं, और वहां से जो बाइनरी नंबर आता है ना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यही तो होता है। ए बराबर 1 और बार बराबर 0 के, है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, आप कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो यही तो कह रहा था, प्रोडक्ट आपने देखा तो आंसर क्या लगा दिया? मिन टर्म यानी एसओपी। तो इसका आंसर मिन टर्म भी हो सकता है और इसका आंसर एसओपी भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था? अब प्रोडक्ट टर्म, अगर टर्म आएगा तो आंसर एसओपी होगा या मिन टर्म होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, अ वेरिएबल ऑन इट्स ओन और इट्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज नोन एज। वेरी इजी क्वेश्चन। किसी चर को स्वयं या उसके पूरक रूप में क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट टर्म, लिटरल, सम टर्म, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बताओ। क्या कह रहा है? अ वेरिएबल ऑन इट्स ओन, अपना ही कॉम्प्लीमेंट अगर वो करेगा तो इसे क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड लिटरल्स। हम लोग ने डिस्कस किया था कि लिटरल्स क्या होते हैं, मिन टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और सारे वेरिएबल्स को लेना क्या कहलाता है?
अगर हम सभी के सभी वेरिएबल्स को ले लेंगे तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? क्या किसी को याद है? बता दो फटाफट। अगर सारे के सारे वेरिएबल्स को ले लेंगे तो वो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? हां। वो क्या कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगा? यस। अगर सारे के सारे टर्म्स आ गए तो उसी को तो हम लोग कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं कि ये कैनोनिकल फॉर्म में है। और अगर सारे के सारे टर्म्स नहीं मिले, सारे वेरिएबल्स नहीं मिले, तो वो कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कैनोनिकल फॉर्म इज अ यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। कह रहे कैनोनिकल फॉर्म एक नया रास्ता है, एक सही तरीका है क्या रिप्रेजेंट करने का? एसओपी, मिन टर्म, बुलियन एक्सप्रेशन, अ पेज, या फिर ऑल ऑफ दिस? सर अगर कैनोनिकल आ गया तो इसका मतलब एसओपी या पीओएस में से करेक्ट आंसर होगा, हाँ या ना? आंसर क्या बनेगा? मिन टर्म बनेगा, एसओपी बनेगा, बुलियन एक्सप्रेशन बनेगा, क्या बनेगा? तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? एसओपी होता है या पीओएस होता है? नो डाउट। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एसओपी और पीओएस एक यूनिक वे है रिप्रेजेंट करने का, क्या? बुलियन एक्सप्रेशन। समझ में आया? यह अगर क्वेश्चन में यह पूछ रहा होता कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, तो हम बोलते कैनोनिकल फॉर्म दो तरीके के होते हैं। टाइप्स अगर पूछ रहा होता तो आंसर एसओपी हो जाता पहला। अगर यह पूछ रहा होता कि कैनोनिकल फॉर्म में एसओपी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टर्म हो जाता मिन टर्म। लेकिन कैनोनिकल फॉर्म एसओपी और पीओएस का यूज कर क्यों रहे हैं? किसी भी बड़े एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए। के मैप का यूज क्यों कर रहे हैं? किसी भी बड़े एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए। या किसी भी रूल को अप्लाई क्यों कर रहे हैं? किसी भी बड़े एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? बुलियन एक्सप्रेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट, देयर आर डैश मिन टर्म्स फॉर 3 वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स की संख्या 3 है तो कितने मिन टर्म्स यहां पर होंगे? बता दो। 0, 2, 8, 1 या नन ऑफ दीज? मिन टर्म्स बोले या कितने ट्रुथ टेबल में हमारी रोज होंगी ये बोले, है ना? बात तो एक ही है। कितने सेल्स होंगे ये बोले, ये सारी बातें एक ही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 8, 2 की पावर n, और 2 की पावर n का मतलब n is 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिन टर्म्स। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। नेक्स्ट, देयर आर डैश सेल इन अ 4 वेरिएबल के मैप। यही तो क्वेश्चन है एक तरीके का, है ना? पहले वाला क्वेश्चन भी तो लगभग लगभग सेम है। कह रहा है अगर 4 वेरिएबल्स का के मैप है तो कितनी सेल्स वहां पर बनेंगी? सर 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो देयर आर 16 सेल्स। अगर 3 वेरिएबल्स पूछता तो क्या कोई डाउट होता? नहीं सर, 8 हो जाता। अगर 2 वेरिएबल्स पूछता तो 4 हो जाता, है ना? इसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। और ये हम लोग ने के मैप में प्रैक्टिकली भी देखा है, हाँ या ना? नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गेट और इन्वर्टर टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड। बताओ। अपनी स्टेट को बदलना, अपनी परिस्थिति को बदलना, है ना? ये कौन से गेट का काम है? इसको राइज टाइम बोलेंगे, डिके टाइम बोलेंगे, प्रोपोगेशन टाइम बोलेंगे, चार्जिंग टाइम बोलेंगे, या नन ऑफ दीज बोलेंगे? क्या कह रहा है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गेट, एक टाइम, एक गेट जो समय ले रहा है इन्वर्ट होने में। मतलब यहां पर बात किस गेट की हो रही है? सर नॉट गेट की। ये इंपॉर्टेंट है। नॉट गेट क्या करता है? ए को ए बार में कन्वर्ट करता है ना? उसको रिवर्ट कर देता है। तो जो टाइम लेता है उस टाइम को क्या बोलेंगे? प्रोपोगेशन टाइम। जो नॉट गेट में बदलने का जो टाइम लगता है, जो इंटरवल है, दैट टाइम इज कॉल्ड प्रोपोगेशन टाइम। अब ये प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है, जरा ध्यान से समझो। हम लोग निगेटिव कब होते हैं? हम तो बड़े पॉजिटिव थे एग्जाम को लेकर। हम निगेटिव कब हुए? जब हमने कुछ वीडियोस में सुना कि यार पेपर तो लीक हो रहा है, निगेटिव हो गए। जब हमने लोगों के मुंह से सुना यार यहां तो धांधली होती है, हम नेगेटिव हो गए। हमने कुछ लोगों के मुंह से सुना कि यार यहां तो ऐसे ही होता है ना? यहां तो लक काम करता है, हम तो नेगेटिव हो गए। हमने कुछ लोगों के मुंह से सुना कि यार वैकेंसी इतनी थी लेकिन पूरी पोस्ट भरी नहीं, हम तो नेगेटिव हो गए। ऐसा होता है नहीं होता है? जब आप एक दिन में 5-6 वीडियोस नेगेटिव देख लेते हैं तो आप पूरी पॉजिटिव एनर्जी इसकी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। क्यों?
क्योंकि बार बार आपके सामने वैसे ही चीजें आ रही थी जो आपको नेगेटिव कर रही थी। तो क्या इतना सब देखने के बाद आप फोकस कर पाएंगे एग्जाम में? मुझे बताओ। कोई कह रहा है आंदोलन करो, कोई कह रहा है ट्विटर पे कैंपेन करो। क्या ये सब करके सिलेक्शन मिल जाएगा? करो, 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, लेकिन आप सुबह से शाम तक यही कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव होने से बचा नहीं सकती, है ना। और इसी चीजों से तो दूर रहना है। पहले भी तो पढ़ाइयां होती थी या नहीं होती थी? लेकिन पहले तो ये सब नहीं होता था। पहले तो बहुत सुकून से एक टीचर आता था, पढ़ा के चला जाता था। लेकिन अब एक इतनी सी चीज को इतना बड़ा करके रिप्रेजेंट किया जाता है और ये नेगेटिव है, आपके टाइम को किल करता है ना। इसी चीज से तो बचना है, यही चीज से ही बचना है आप लोगों को, है ना। ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर को लेकर। एग्जाम क्लियर कर लो फिर जो भी करो, लेकिन जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता, ना किसी को नेगेटिव करना है, ना खुद नेगेटिव होना है। एक पॉजिटिव माइंड सेट ही एक पॉजिटिव रिजल्ट को जनरेट कर सकता है, ये याद रखो। अगर किसी भी तरीके से दूसरे का गलत करोगे या किसी भी तरीके से दूसरे को गलत इंफॉर्मेशन दोगे, आपका सही हो ही नहीं सकता, है ना। हम लोग कहते हैं ना लक काम करता है एग्जाम में। लक नहीं काम करता, आपके कर्म काम करते हैं। जो आप करते हैं ना वो रिवर्ट होके आपके पास आता है। फिर कई बार इंसान कहता है मेहनत तो बड़ी करी, लेकिन पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं पॉजिटिव हुआ। तो कर्मों को सही करना भी जरूरी है ना। ऐसे ही नहीं जो कम पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, क्यों? उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं था, टाइम पास किया था, पेपर देने का सिलेक्शन हो गया। ऐसे एक नहीं अनगिनत एग्जाम्पल्स। दे आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग टू। तो पहले अच्छा इंसान बनी, फिर किसी तरफ किसी डायरेक्शन में अपने आप को मोल्ड करिए कि हमें यह बनना है, लेकिन विद पॉजिटिव एटीट्यूड। क्यों कहते हैं कि सुबह उठ के, है ना, फर्श को पहले माथे से लगाना चाहिए, धरती माँ को सलाम करना चाहिए, पेरेंट्स के पैर छूने चाहिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए, है ना, पूजा करनी चाहिए, जल छिड़कना चाहिए, है ना, शिवलिंग पे जल देना चाहिए। क्यों? नाम भी जपना चाहिए। बिकॉज कि आपका जैसा ऑरा होगा आसपास का, है ना, वैसे ही आप बनेंगे। तो योर ऑरा इज मैटर, योर पॉजिटिव वाइब्स मैटर। आप किसी से बातें करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप किसी से बातें करते हैं बड़ा नेगेटिव सा फील होता है, यस या नो? होता है ना। आपको देखकर समझ में आ जाता है कि दिस इज अ नेगेटिव पर्सन, दिस इज अ पॉजिटिव पर्सन। यही ऑरा होता है ना। ये सब चीजें उसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं और ये सब चीजें आपको दिखती भी हैं। तो सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन तभी होता है जब अपने आसपास का ऑरा भी आप बेटर करते हैं। अगर आपके घर में बहुत लड़ाइयां होती हैं, है ना, बहुत शोर शराबा होता है, पीस नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि आप रिजल्ट्स को पॉजिटिव कर पाएं, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी वहीं जा रही होती है ना। तो इसलिए बेटर है अगर कोई ऐसा माहौल है तो लाइब्रेरी चूज करिए, है ना, एक अलग पीसफुल एटमॉस्फेयर चूज करिए ताकि आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे हो पाए। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं आपके पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर। कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन में सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। यस, द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ द टू इनपुट्स आर। बताओ, सोचो। कह रहे नॉर गेट में आउटपुट हाई होगा, बिल्कुल सही बात है। आउटपुट हाई का मतलब 1। इफ टू इनपुट्स आर, अगर दो इनपुट कैसे होंगे, 0 0, तो आउटपुट क्या होगा, 1। देख लो, 0 0 के केस में क्या है, 1। 0 1 के केस में क्या है, 0। 1 0 के केस में क्या है, 0। और 1 1 के केस में क्या है, 0। और ये प्लस का रूल भी तो है ना, इसको रटना ही क्या है। ये देखा जाए तो आपके प्लस का रूल का क्या है, अपोजिट है, नॉर है ना, और का अपोजिट है। यानी 1 + 1 क्या होता है, 0 कैरी 1। 1 + 0 क्या होगा, 1, इसका उल्टा 0। 0 1 का प्लस करेंगे क्या होगा, 1, इसका उल्टा 0। 0 और 0 प्लस करेंगे क्या आएगा, 0, इसका उल्टा 1, है ना। क्योंकि यहां पर कौन सा गेट है, और नहीं, दैट इज नॉर गेट। तो क्या कोई रटने की रिक्वायरमेंट थी, जी नहीं।
ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ो। अ फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पूर्ण योजक तर्क सर्किट होगा कैसा? 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, 3 इनपुट एंड 3 आउटपुट्स, 2 इनपुट 2 आउटपुट, 3 इनपुट 2 आउटपुट, या नन ऑफ दिस? बोलो सर फुल एडर में आपने बताया था हम 3 हमारे 2, याद आया या नहीं आया? तो यानी 3 और 2 जो होगा वही तो आंसर होगा। तो 3 और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 को। 3:2, दैट इज द आंसर। लेकिन इसका आउटपुट और इनपुट याद रखिएगा कि इसका इनपुट कितने जा रहे हैं? सर ए, बी और सी, 3 इनपुट जा रहे हैं, ए, बी और सी, और इसके आउटपुट कितने निकल रहे हैं? 2। कौन सा? सी, एस और सी आउट, है ना। एक तो एस निकल रहा है और दूसरा क्या निकल रहा है? सी आउट। यानी एक सम है ना, और दूसरा सी आउट वाला निकल रहा है। तो हम यहां पर यह भी याद रखेंगे कि इनका रेशियो क्या है, और यह भी याद रखेंगे कि इनके आउटपुट्स क्या है। ठीक, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज यूनिवर्सल गेट, इनमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा है ना। वेरी सिंपल, नैंड और नॉर देखेंगे, आंसर लगा देंगे। सेकंड होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, फर्स्ट होगा यस, लगा दो आंसर, है ना। और ये तो मिल ही जाता है किसी ना किसी फॉर्मेट में, फ्री का नंबर। द गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ एडर आर, हाफ एडर को बनाने के लिए कितने गेट्स चाहिए? सर हम जानते हैं हाफ एडर कैसे बनेगा। हाफ एडर बनेगा 2 और 2, यानी 2 इनपुट्स होंगे और इसके कितने आउटपुट होंगे? 2। लेकिन कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट है? सर आपने बताया था एक्सऑर गेट और एंड गेट की मदद से ही हाफ एडर बनेगा। देख लो, एक एक्सऑर है और एक एंड है। इसका आउटपुट क्या गया है? सम और कैरी, है ना। इसका आउटपुट कितने हैं? 2, और आउटपुट में गया क्या है? सम और कैरी, है ना। यही आउटपुट के फॉर्मेट में आए, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, इमेज दिखाने का मकसद क्या होता है? इमेज तो हम लोग ने पढ़ी थी, लेकिन जैसे ही इमेज आया, क्या फिर से आपका कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया? क्या यहां पर एक चीज और रिकॉल हुई कि इसका आउटपुट हमेशा सम और कैरी होगा? तो हम क्वेश्चंस में जितनी भी चीजें होती हैं वो हर एक चीजें रिकॉल कर लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन ये नहीं आएगा तो ये आएगा कि हाफ एडर में कितने इनपुट कितने आउटपुट होते हैं। तो यहां से पता चल रहा है 2:2, 2 इनपुट 2 आउटपुट, है ना। ये भी पता चल गया। आउटपुट होंगे क्या? तो सम और कैरी ये आउटपुट होंगे। ठीक, गुड्डू भैया, भैया फिर से करो करो करो, दोबारा से एक बार बैक होके फिर से आओ, है ना। कमेंट आपका बिल्कुल दिख रहा है यहां पर। चलो नेक्स्ट। अ सिंगल ट्रांजिस्टर कैन बी यूज टू बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लॉजिक गेट? बताओ, एक ट्रांजिस्टर का यूज किस में होता है? एंड, और, नॉट, नैंड, या नन ऑफ दिस? नॉट में होता है ना। 0 1 में कन्वर्ट और 1 0 में कन्वर्ट, यानी करेक्ट आंसर इज व्हाट? नॉट। नेक्स्ट, या अगर पूछे कि एक इनपुट का यूज किस में होता है ना, या सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज किस में होता है, एक ही बात है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रुथ टेबल एंट्रीज आर नेसेसरी फॉर अ 4 इनपुट सर्किट? बताइए, अगर इनपुट सर्किट 4 हैं तो कितने ट्रुथ टेबल में एंट्रीज होंगी? टोटल कितने सेल्स बन सकते हैं? सर ये तो आपने बताया था, यानी 2 की पावर 4, दैट इज 16 इज द करेक्ट आंसर, है ना। करवा चुके हैं ये कई बार इस तरीके का क्वेश्चन। अ के मैप इज अ थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग व्हाट? के मैप जो है वो थ्योरेटिकल फॉर्म है किस चीज को रिप्रेजेंट करने का? सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम, वेन डायग्राम, या नन ऑफ दिस? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज वेन डायग्राम। बताया था हमने कि के मैप क्या है। सर यहां पर हम क्या लेते हैं? पेयरिंग लेते हैं, या तो 2 के ले लेंगे, है ना, या 4 के ले लेंगे, या 8 के ले लेंगे, डिपेंड करेगा, है ना, कितने पेयर्स बना सकते हैं। तो इन पेयर्स को क्या हम ऐसे ही बनाते हैं पास पास में? जी हां, यानी दिस इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम, है ना। ऐसे तो बने थे हमारे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन? हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं मिनिमाइज करने के लिए? फोरियर ट्रांसफॉर्म, ग्रे कोड, के मैप,
है ना, वेनिटेक मेथड या नन ऑफ दीज? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, द आंसर इज के मैप। बुलियन एक्सप्रेशन भी हो सकता था, है ना, मिनिमाइज करने के लिए बुलियन एक्सप्रेशन को कौन से मेथड हो सकते हैं? सर बुलियन एक्सप्रेशन के रूल्स हो सकते हैं जिसकी मदद से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर रूल्स दिया होता वो भी सही हो जाता, है ना, जो 11 रूल्स हैं हमारे उनकी मदद से भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, है ना, अगर आप उसको भी मिला लेते हैं आपका डी मॉर्गन्स को, है ना, तो आप 12 रूल्स बोल सकते हैं। वैसे डी मॉर्गन्स जो होता है वो सेपरेट रूल होता है ना, उसको अगर मिला लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? दैट इज टोटल 12 रूल्स, जिसकी मदद से हम बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका सर के मैप के द्वारा भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका एक और भी है, कौन बताएगा वो तरीका जिसके द्वारा हम मिनिमाइज करेंगे? तीसरा भी बताओ। तो सचिन सर ने बता दिए, एक लॉस बता दिया सचिन सर ने और दूसरा के मैप बता दिया। तीसरा आप बताइए। वेरी गुड सर, एसओपी और पीओएस की मदद से यानी कैनोनिकल फॉर्म्स की मदद से भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। पहले तो हम एक्सप्रेशन को जनरेट करेंगे और फिर मिनिमाइज भी कर देंगे, है ना, तो तीनों तरीके पॉसिबल हैं। नेक्स्ट, इन अ के मैप अ ग्रुप ऑफ 8 वन एडजेसेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड। बताओ, अगर 8 एक मिल गया आपको ग्रुप में तो इसको क्या बोल सकते हैं? पेयर, ट्रायड, क्वाड, ऑक्टेट या नन ऑफ दीज? ऑक्टेट बोलेंगे ना, 8 के कॉम्बिनेशंस को हमेशा क्या बोलते हैं? ऑक्टेट, है ना। ये जो आपको 8 के मिल रहे हैं ये क्या है? ऑक्टेट ही तो है। नेक्स्ट, द बूलियन एक्सप्रेशन आर प्रेजेंटेड इन अ यूनिक वे कॉल्ड। बताओ, अभी डिस्कस किया ही था, है ना, थोड़ी देर पहले ही। कैनोनिकल फॉर्म्स, मिन टर्म, मैक्स टर्म, लॉजिक डायग्राम या नन ऑफ दीज? बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदला गया है, देखिए आप, है ना, क्वेश्चन लगभग आपका वही है। द करेक्ट आंसर इज कैनोनिकल फॉर्म। बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किस फॉर्म में? कैनोनिकल फॉर्म्स की मदद से, एसओपी और पीओएस की मदद से। नेक्स्ट, फाइंड, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन आने जा रहे हैं इसमें से 101% एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, है ना, हर पेपर में। जरा ध्यान से समझो। कह रहा है फाइंड द मिन टर्म व्हेन ए बराबर 0 और बी बराबर 0 के। अगर ए 0 है और बी 0 है तो मिन टर्म क्या होगा? सर हमें पता है मिन टर्म का मतलब होता है ए डॉट बी डॉट सी, और ये एसओपी को रिप्रेजेंट करता है ना, ये बात तो हम जानते हैं। इसका मतलब कि मिन टर्म में ए बराबर 1 होगा और ए बार बराबर 0 होगा, ये भी बात हम जानते हैं। तो कह रहा है फाइंड द मिन टर्म जब ए बराबर 0 है और बी बराबर 0 है। सर यहां पर आंसर ए बराबर 0 का मतलब ए बार हो गया और बी बराबर 0 का मतलब बी बार हो गया। कैसे? मिन टर्म 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आपको कहां देखना है जरा मैं बता भी दूं। आपको देखना है मिन टर्म में, है ना, यहां पर ये वाला पोर्शन। तो आपने देखा बार को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर बार का मतलब होता है 0, यानी 0 का मतलब होता है बार। तो क्या ये ए बार है? जी हां। क्या ये बी बार है? हां। तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज ए बार डॉट बी बार, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया तो यस बोलो, नहीं आया तो नो बोलो, रिपीट करना है तो वो भी बता दो। बिल्कुल सरल सा है ना, कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा था? मिन टर्म फाइंड करिए जब ए 0 है बी 0 है। तो आपने क्या कहा? आपने सबसे पहले देखा कि मिन टर्म का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है मिन टर्म में ए बराबर 1 होगा और ए बार बराबर 0 के होगा, है ना। इसका मतलब कि जो बार होगा वो 0 के बराबर होगा और जो बिना बार वाला होगा वो 1 के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 1। अब क्वेश्चन में आपने देखा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 और यहां भी क्या गिवन है? 0। और यहां आपने देखा कि 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपने कहा सर 0 को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहां पर क्या लग जाएगा? बार, और यहां पर क्या लग जाएगा? बार। तो ए बार और बी बार आ गया। है क्या सर? मिन टर्म। मिन टर्म का मतलब क्या होता है? एसओपी। एसओपी का मतलब बीच में क्या लगना चाहिए? डॉट। तो क्या बीच में डॉट लग गया? हां। ए बार डॉट बी बार। अब बताओ, क्या बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था? यस, और ये क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन
जरूरी नहीं कि ए बराबर 0 और बी बराबर 0 ही मिले। सर और करवा दीजिए इस तरीके के, मजा आ जाएगा। लो अब बताओ। वेरी गुड। आपने कहा सर यहां पर क्या लिखा हुआ है, मिन टर्म, और हम लोग जानते हैं कि मिन टर्म का मतलब क्या होता है। सर हम लोग जानते हैं कि मिन टर्म का मतलब होता है एसओपी, और एसओपी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ए डॉट बी डॉट सी, यानी जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई में ही आएगा, प्लस तो हो नहीं सकता, है ना, सिरे से खारिज हो गया ये, है ना, ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया। अब यहां पर आपने कहा कि सर मिन टर्म में होता क्या है, मैक्स टर्म तो देखना ही नहीं है अभी हमें मिन टर्म देखना है। तो मिन टर्म में 0 का मतलब क्या है, सर बार, यानी ये हो गया ए बार, और 1 का मतलब क्या है, बिना बार वाला, यानी ये रहेगा बी। तो ए बार डॉट बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बीच में क्या लगेगा, डॉट, क्योंकि मिन टर्म है। तो आंसर क्या हो गया, दैट इज ए इज इक्वल टू 0, बी बराबर 1, ए बार डॉट बी। ए बार डॉट बी का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया? क्या सबका डिट्टो आया आंसर, एक बार बता दो। अगर हां तो जरा रुको, ये करके दिखाओ। क्या बात है, तो पूरी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। देखो कितनी बार आपका रिवीजन हो रहा है मिड टर्म और मैक्स टर्म को लेकर, मानते हैं ना। मिड टर्म जब भी बता रहे हैं तो मैक्स टर्म भी साथ में लिख रहे हैं, ताकि रिवीजन में दोनों आपको मिले। मिड टर्म यानी डॉट में आएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो प्लस दिया हुआ है, आंसर इन्हीं में से होगा। अब आपको मिड टर्म में ए बराबर 1 पता है, ए बार बराबर 0 के पता है। यहां पर क्या गिवन है, ए बराबर 1, यानी 1 की जगह पर तो ये ए रहेगा फिक्स है, लेकिन 0 की जगह पर बार आ जाएगा। तो क्या ए डॉट बी बार आपका सही आंसर होगा? यस, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक। विवेक जायसवाल, ये क्या है, ये टेस्ट नहीं है क्या? ये टेस्ट ही तो है। पहले क्वेश्चन आता है, आपका टेस्ट होता है, फिर आप आंसर देते हैं, आपको आंसर मिल जाता है। टेस्ट ही तो है। हर टॉपिक में कितनी बार आपके टेस्ट होते हैं आपको खुद पता नहीं चलता। नेक्स्ट, फाइंड मिन टर्म व्हेन ए बराबर 1 और बी बराबर 1 के, बताओ। और करो। सर मिन टर्म है ना, जल्दी नहीं, ध्यान से देखा करो। मिन टर्म मैक्स टर्म में गलत कर देते हो एग्जाम में, जल्दबाजी में। मिन टर्म है यानी एसओपी है। अगर मिन टर्म है तो हम जानते हैं कि मिन टर्म के केस में क्या होगा, एसओपी होगा, यानी ए बराबर 1 के होगा, ए बार बराबर 0 के होगा। यहां 1 1 गिवन है, 1 1 का मतलब ए डॉट बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर इज व्हाट, ए डॉट बी, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। सही आया सबका? नवीन कुमार बेटा लिस्ट बना के दे दो, है ना, उसी के द्वारा सीक्वेंस शुरू करेंगे, सब करवाएंगे, पेशेंस रखा करो, है ना। हमें पता है किस टॉपिक की क्या वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, फरमाइश पे नहीं, भरोसा रखा करो। नेक्स्ट, फाइंड मैक्स टर्म व्हेन ए बराबर 0 और बी बराबर 0, करो। अब मैक्स टर्म है, क्या मिन टर्म है? नहीं, है ना, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अब मैक्स टर्म है, यानी आंसर प्लस के फॉर्म में ही आएगा, ये तो सही है, लेकिन प्लस तो सभी दिए हुए हैं, है ना। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि मैक्स टर्म का लॉजिक क्या होता है। मैक्स टर्म का मतलब प्लस, है ना, बीच में क्या लगा है, प्लस, यानी इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, और इसमें भी प्लस है। अब आपको देखना है मैक्स टर्म का लॉजिक क्या होता है। तो आपने कहा सर ए बराबर 0 होता है और ए बार बराबर 1 के होता है, दोनों में क्या है, 0 0। 0 का मतलब नॉर्मल बिना बार वाला, यानी ए प्लस बी इज द करेक्ट आंसर। तो कर दो ए प्लस बी, यानी फर्स्ट इज द राइट वन। सभी का सही आया, डिट्टो। तो मिन टर्म भी समझ में आ गया और मैक्स टर्म भी समझ में आ चुका है। एक और करो, ए बराबर 0 और बी बराबर 1,
इतनी तेजी के साथ आंसर, क्या बात है, दिल बाग बाग हो गया। फिर से देखो, है ना, क्या दिया हुआ है, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म का मतलब प्लस में आना चाहिए, सारे प्लस हैं। मैक्स टर्म का मतलब ए बराबर 0 और ए बार बराबर 1। यहां पर क्या है, 0, 0 का मतलब नॉर्मल ए रहने वाला है, और 1 का मतलब ए बार, यानी ये क्या हो जाएगा, बी बार। तो ए प्लस बी बार यानी सेकंड हो जाएगा सही जवाब। ठीक, चलो ये करके दिखाओ। कर भी रहे हो कि बस 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ? ग्रेट। यानी फिर से मैक्स टर्म की बात हो रही है, आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। मैक्स टर्म में क्या है, 0 और 1, किसके बराबर होगा, 1 मतलब व्हाट, बार, और 0 मतलब व्हाट, विदाउट बार। यानी यहां पर आपने किया तो क्या हो गया, ए बार प्लस बी, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, अगला वाला आप खुद बताएंगे कि मैं क्वेश्चन दूं आपको? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा तभी आंसर बताएंगे, या बिना क्वेश्चन के भी आंसर बता सकते हैं आप? है ना, टैलेंट है आपके अंदर, बिना क्वेश्चन के भी आंसर बता देते हैं आप लोग। लो बता दो। तो ए बराबर 1 और बी बराबर 1, है ना, समझ में आ गया आपको। मैक्स टर्म है यानी किस में आएगा, प्लस में। 1 है इसका मतलब ए बार और बी बार, ए बार प्लस बी बार, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। तो आपको ये बात समझ में आ गई सर, इन क्वेश्चंस के लिए क्या पेन कॉपी की रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट है, या सिर्फ पार की नजर और निर्मत सुपर? है ना, बस देखा और आंसर लगा दिया, यही तो है। ये प्रैक्टिस का ही नतीजा है। तो इतनी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर को बता दो, है ना, इसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं। यही तो करनी है आपको। चलो, अब जितना मैंने समझाया उसको एक चार्ट की मदद से भी देख लो। बस एक स्लाइड में ये सारी बातें आ गई जो भी मैंने आपको समझाई है। देखो, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना, ये हमारे इनपुट्स हैं। इनके मिन टर्म्स क्या बन रहे हैं, ये। इसके मैक्स टर्म्स क्या बन रहे हैं, ये। मिन टर्म का मतलब एसओपी और मैक्स टर्म का मतलब पीओएस। हाँ या ना, समझ में आई ये शीट? तो जो अभी हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस किए हैं वो यही तो थे। अब समझ में आया कि ट्रुथ टेबल में आपका मिन टर्म क्या होगा और मैक्स टर्म क्या होगा। तो अगर एग्जाम में इसको ऐसे पूछ लें कि इन ट्रुथ टेबल इफ इनपुट इज 0 0 देन व्हाट इज द मिन टर्म, इन ट्रुथ टेबल इफ इनपुट इज 0 1 देन व्हाट इज द मिन टर्म, है ना, 1 0 देन व्हाट इज द मिन टर्म, कर लेंगे। यही तो है मेन पार्ट, है ना, जो आपको समझना है। क्लियर, कोई डाउट यहां से? तो अब बुलियन एल्जेब्रा में आप लोग क्या हो चुके हैं, प्रो हो चुके हैं। प्रो इन दी बुलियन एल्जेब्रा, इन लॉजिक गेट्स, ठीक, इन डिजिटल सर्किट। तो ये टॉपिक्स आपके कवर। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे एक नए टॉपिक की, एक नए सेशन विद अ न्यू फ्रेश एनर्जी। बट मेक श्योर टू रिवाइज द प्रीवियस वंस एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। आगे तभी बढ़ो जब प्रीवियस बिल्कुल सॉलिड हो जाए, तभी आगे की तरफ देखेंगे, वरना पहले उसको रिवाइज करते रहेंगे जब तक उसमें प्रो नहीं हो जाते। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द फ्रेश न्यू टॉपिक।